हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान का अर्थ क्या होता है। देखिए, किसी राज्य या किसी देश का संवैधानिक मूल सिद्धांतों या स्थापित परंपराओं का एक ऐसा मौलिक समूह होता है। ठीक है, किसी देश का या किसी राज्य का संविधान मूल सिद्धांतों और स्थापित परंपराओं का एक ऐसा मौलिक समूह होता है जिसके आधार पर किसी राज्य या किसी देश के द्वारा शासन का संचालन जो है वो किया जाता है। ठीक है, यह सरकार की संस्थाओं के संगठन, शक्तियों और सीमाओं के साथ साथ नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्यों के मध्य एक संतुलन की तरह कार्य करता है। ठीक है, यह देश के सर्वोच्च कानून के रूप में भूमिका निभाता है जो सरकार के कामकाज, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक रूपरेखा जो है वो प्रदान करते हैं। किसी देश का जो संविधान है वह उस देश की शासन व्यवस्था को सुगमतापूर्वक और सुचारू रूप से चलाने वाले बुनियादी नियमों और विनियमों का क्या होता है, एक संग्रह होता है। ठीक है, इसे देश की आधारभूत विधि भी कहा जाता है। ठीक है, यह राज्य के मुख्य अंगों की शक्तियों को परिभाषित करता है, उनके उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है और उनके पारस्परिक संबंधों तथा जनता के साथ संबंधों को विनियमित करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत के संविधान की। तो जो भारत का संविधान है वो भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, सबसे बड़ा कानून है। ठीक है, भारत का संविधान ये क्या करता है, देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है और सरकार की संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया जाता है। ठीक है, सभी मौलिक अधिकार जो है किसी व्यक्ति के, किसी समाज के, उनकी रक्षा करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित संविधान के द्वारा किया जाता है। संविधान में देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का एक समूह होता है। यह देश का सर्वोच्च कानून है जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों यानी नागरिकों के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों व सरकार के तथा विभिन्न राज्य सरकारों व केंद्र सरकार के मध्य आपसी संबंध जो है वो निर्धारित या तय होते हैं। ठीक है, अब जो भारत का संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, जिसका निर्माण भारतवासियों की एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया गया। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, भारत का है। निर्माण किसके द्वारा किया गया, भारतवासियों की एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। अब बात कर लेते हैं संविधान निर्माण की। तो संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन जो है वो किया जाता है। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि है तथा जो सभी अन्य विधियां हैं वो किस पर आधारित है, इसी पर आधारित है, संवैधानिक विधि पर आधारित है। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना और उनकी शक्तियों का तथा दायित्वों का क्या करता है, सीमांकन करता है। ठीक है, कि किस सीमा तक उनका उपयोग किया जाएगा। यह जनता और राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन भी करता है। हमने बात की थी संविधान निर्मात्री सभा की, तो ये जनप्रतिनिधियों की वह सभा थी जिसने भारत का संविधान लिखने का कार्य संपन्न किया था। ठीक है, संविधान सभा सिद्धांत का सर्वप्रथम विचार किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ। कब, सन 1895 के स्वराज्य विधेयक में व्यक्त हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम विचार किसके निर्देशन में, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में। कब, 1895 के स्वराज्य विधेयक में। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। वर्ष 1922 में एनी बेसेंट की पहल पर केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक कहाँ पर आयोजित हुई, शिमला में आयोजित की गई, जिसमें संविधान सभा के प्रश्न पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, कब, 1922 में एनी बेसेंट की पहल पर। इसके बाद जनवरी 1925 में क्या हुआ, दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो इसके समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया जिसकी अध्यक्षता किसने की, महात्मा गांधी ने की थी। उल्लेखनीय है कि भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का ये प्रथम प्रयास था। ठीक है, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी और मई 1928 में बम्बई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसको नेहरू समिति का नाम दिया गया। इस समिति की अगस्त 1928 के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसको किस नाम से जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन वर्ष 1934 में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता और क्रांतिकारी जनवाद के पैरोकार
M.N. राय ने किया। ठीक है, संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया? M.N. राय ने 1934 में। ठीक है, कौन थे ये? वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे और क्रांतिकारी जनवाद के पैरोकार थे। इसके बाद 1935 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की संविधान के निर्माण के लिए प्रथम बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग को अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। ठीक है, कब? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। इसके बाद कांग्रेस ने 1936 में लखनऊ अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके घोषणा की थी, किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत के अंदर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, कब? 1936 के अंदर कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, 1938 में क्या हुआ? कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भारी हस्तक्षेप जो है वो स्वीकार नहीं होगा। इसके बाद 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में नेहरू की इस मांग को जो है वायसराय थे उस समय लिन लिथगो, उनके द्वारा मान लिया गया और इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग और भारतीयों द्वारा इसके निर्माण को स्वीकार कर लिया था। उस समय ब्रिटेन में बहुदलीय सरकार थी। अब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की उपरोक्त मांग के संबंध में 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। ठीक है, जिसने क्या प्रस्ताव दिया कि भारतीय संघ का संविधान बनाते हुए ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों द्वारा चुनी गई संविधान सभा होगी। ठीक है, इसमें एक प्रस्ताव उन्होंने ये भी रखा कि देशी रियासतें नए संविधान को स्वीकार करने या न करने के लिए स्वतंत्र होंगी। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भारत के दोनों प्रमुख दल कौन कौन थे? कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया और गांधी ने इसे दिवालिया बैंक पर लिखा हुआ पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, ये कहा। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को और गांधी जी ने क्या कहा? दिवालिया बैंक पर लिखा हुआ पोस्ट डेटेड चेक कहा। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, जिसने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, ठीक है, अन्य 2 कौन कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। किसके अध्यक्ष थे? 3 सदस्यीय जो कैबिनेट मिशन है उसको भारत भेजा था। कब? 24 मार्च 1946 के। तो इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और 2 ये सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों की घोषणा जो है वो 16 मई 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की, जिसमें स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा के गठन की व्यवस्था जो है की गई। इस रिपोर्ट में भारत के भावी संविधान के निर्माण के सिद्धांतों एवं प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख जो है वो किया गया था और इसके आधार पर संविधान सभा के गठन का मार्ग जो है वो प्रशस्त हुआ था। फिर 26 जनवरी 1950 से भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो बन गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संविधान सभा के गठन की। तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। ठीक है, 389 कैसे? देखिए, ब्रिटिश प्रांत की विधान परिषदों द्वारा निर्वाचित सदस्य कितने होने थे? 292। चीफ कमिश्नरी प्रांतों द्वारा निर्वाचित 4, देशी रियासतों के प्रतिनिधि 93। तो इस प्रकार से 389 संख्या जो है कुल सदस्य संख्या संविधान सभा की निर्धारित की गई थी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अंदर। संविधान सभा के 296 सदस्यों, कौन कौन? 296 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों वाले, ठीक है, 292 तो ये और 4 ये चीफ कमिश्नरी प्रांतों वाले, कितने हो गए? 296 हो गए। ठीक है, इनका निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गठित प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष पद्धति से किया जाना था। संविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं का संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के रूप में उपयोग जो है किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में सीटें जो है वो आवंटित की गई थी। स्थूल रूप से 10 लाख की जनसंख्या के लिए एक स्थान का अनुपात जो है वो रखा गया था। प्रत्येक प्रांत के स्थानों को जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रमुख समुदायों के अंदर बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और साधारण संप्रदाय के अंदर। प्रत्येक समुदाय के लिए आवंटित सीटों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया गया। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए आवंटित 93 प्रतिनिधियों का चयन यानी मनोनयन जो है और रियासतों के प्रमुख यानी जो महाराजा और नवाब होते थे वो रियासतों के प्रमुख होते थे, उनके द्वारा देशी रियासतों का जो है किया गया था
प्रतिनिधित्व। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के ब्रिटिश शासित प्रांतों के 296 सदस्यों के निर्वाचन जो है संपन्न हुए और ये चुनाव जो है दलीय आधार पर लड़े गए थे और ये निर्वाचन कैसा था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। ठीक है। तो संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई तथा आंशिक रूप से नामांकित निकाय बनी। ठीक है। चुनी हुई का क्या मतलब है? 11 ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों का तो चुनाव हुआ था और नामांकित का क्या मतलब है? देशी राज्यों के सदस्यों का क्या हुआ था? नामांकन हुआ था। ठीक है। तो इस प्रकार संविधान सभा जो है आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय जो है वो बनी। इसके बाद जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के कुल 389 में से 296 सदस्यों के लिए हुए चुनाव में ब्रिटिश प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें? 208 सीटें प्राप्त हुई और मुस्लिम लीग को 73 सीटें जो है वो प्राप्त हुई थी। ठीक है। संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहाँ से चुने गए थे? बंगाल से चुने गए थे। ये मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। जबकि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के लिए नहीं चुने गए थे। ठीक है। केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो बंगाल से चुने गए थे संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में। इसके बाद 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के अनुसार 15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन के उपरांत भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? 324। ठीक है। जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के लिए आरक्षित स्थान 235 और देशी राज्यों के लिए आरक्षित स्थान थे कितनी? 89। तो कितने होंगे टोटल आपके? 324। ठीक है। ये सदस्य संख्या रह गई थी। पंजाब एवं बंगाल के जो भाग भारत में रह गए थे उनके लिए नए सिरे से निर्वाचन हुए और निर्वाचित सदस्यों ने 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा के अंदर स्थान जो है वो ग्रहण किया था। ठीक है। इसके बाद संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ से शुरू हुआ? दिल्ली के अंदर शुरू हुआ। ठीक है। जिसमें सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। और इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके बाद 24 जनवरी 1947 को H.C. मुखर्जी जो थे उनको संविधान सभा का उपाध्यक्ष जो है बनाया गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक के अंदर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में इनको चुना गया। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया किसको? B.N. राव को। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक से ही संविधान सभा की कार्रवाइयों का बहिष्कार किया। ठीक है। और पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की किसने? मुस्लिम लीग ने। ठीक है। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे क्योंकि वे इसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था जो है मानते थे। इस कारण संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने नए संविधान के उद्देश्यों के विषय में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया और इसी के साथ संविधान निर्माण की शुरुआत हुई। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्या था? ये एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा जो है वो प्रस्तुत की गई थी तथा वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान निर्माण का कार्य आगे जो है बढ़ना था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य जो है घोषित किया गया था। इसी प्रस्ताव के आधार पर संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को शामिल किया गया। इसने संविधान के स्वरूप को जो है काफ़ी हद तक प्रभावित किया था। इसके बाद इसके परिवर्तित स्वरूप से संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका जो है वो बनी थी। अब देखिए इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से जो है स्वीकार किया था। ठीक है। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित थी और इसी में संविधान का दर्शन जो है वो निहित है। देश के विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में 324 सदस्य थे परंतु बाद में केवल 299 सदस्य रह गए थे और उनकी प्रथम बैठक कब हुई? 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है। कब की बात है? देश के विभाजन के बाद की बात है। और इन सदस्यों में से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। किस किस की? जवाहरलाल नेहरू की, वल्लभ भाई पटेल की, राजेंद्र प्रसाद की, के.एम. मुंशी की और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की और भीमराव अंबेडकर की। ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर कौन थे? प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे
और इनके पास सभा में संविधान प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। किसके पास? भीमराव अंबेडकर के पास। इन 6 सदस्यों को निम्न 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी थी। किस किसने? बी.एन. राव ने और एस.एन. मुखर्जी ने। बी.एन. राव कौन थे? ये भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और इन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करके कई चर्चा पत्र जो है वो तैयार किए थे और इन्हें संविधान निर्मात्री सभा का विधि सलाहकार जो है बनाया गया था। ठीक है। एच.सी. मुखर्जी की भूमिका किसकी थी? मुख्य योजनाकार की थी और मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट व सरल विधिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता जो है वो रखते थे। अब संविधान निर्माताओं को प्रभावित करने वाले विचार कौन कौन से थे? समाजवाद की स्थापना, केंद्र को शक्तिशाली बनाने का विचार, स्वतंत्रता की अपेक्षा सुरक्षा को अधिक महत्व देना और संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा ने विभिन्न समितियों के माध्यम से जो है किया था। नेक्स्ट आपकी संविधान सभा की कार्यविधि। तो परामर्श समिति के कार्यों की सुविधा के लिए निम्न 2 उप समितियां बनाई गई थी। पहली है आपकी मूल अधिकारों पर उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जे.बी. कृपलानी। और दूसरी थी अल्पसंख्यकों पर उप समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है। संविधान सभा की विभिन्न समितियों की बात करें तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए 8 बड़ी और 15 छोटी समितियों का गठन जो है किया था। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रारूप समिति। ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई थी। प्रारंभ में इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कौन कौन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। इसके अलावा एन. गोपाला स्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, श्री बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान, ये 7 इसके प्रारंभ में सदस्य थे। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित किया गया। कुछ समय के बाद श्री टी.टी. कृष्णमचारी ने डी.पी. खेतान और श्री एन. माधवन राव ने श्री बी.एल. मित्र का स्थान जो है वो ले लिया था। ठीक है। तो जो 7 सदस्य थे इनमें इन डी.पी. खेतान का स्थान इन्होंने ले लिया और बी.एल. मित्र का स्थान श्री एन. माधवन ने ले लिया था। इसके अलावा बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में शामिल किया गया। अब बात कर लेते हैं संविधान के प्रथम प्रारूप की। तो विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार विमर्श के बाद प्रारूप समिति ने अक्टूबर 1947 के अंदर संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा के सहयोग से संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, जिनका पूरा नाम क्या था? बिनेगल नरसिंह राव, इनकी देखरेख में संविधान का प्रथम प्रारूप जो है तैयार किया था। कब? अक्टूबर 1947 के अंदर। इसको प्रकाशित कब किया गया? फरवरी 1948 के अंदर। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव भेजने के लिए 8 महीने का समय जो है दिया गया था। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं संविधान के दूसरे प्रारूप की। तो लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों की रोशनी में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप जो है तैयार किया था और इसको प्रकाशित कब किया गया? अक्टूबर 1948 के अंदर। अंतिम प्रारूप की बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को जो फाइनल प्रारूप है संविधान का वो पेश किया। कब? 4 नवंबर 1948 को। और इस दिन संविधान जो है वो पहली बार पढ़ा गया था। ठीक है। तो ये डेट याद रखनी है, अंतिम प्रारूप, और ये पहली बार जो है पढ़ा गया था और इसको क्या कहा जाता है? प्रथम वाचन का नाम दिया गया। ठीक है। सभा में इस पर 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर यानी 5 दिन तक आम चर्चा हुई थी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं द्वितीय वाचन। तो 15 नवंबर 1948 से अक्टूबर 1949 तक जो है विचार विमर्श किया गया। ठीक है। और इनमें संविधान के प्रत्येक पद पर जो है विचार किया गया था। ठीक है। इसके बाद संविधान का तृतीय वाचन की बात करें तो ये 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी प्रस्ताव जो है पेश किया और संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और उसी दिन संविधान को अंगीकार किया गया। ठीक है। तो उस दिन संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार संविधान सभा ने देश का सर्वोच्च और सर्वोत्तम प्रलेख देश की जनता को समर्पित किया। ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा को संविधान निर्माण का अपना कार्य पूरा करने में कितना समय लगा? बार बार सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय संविधान निर्माण में लगा था।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं संविधान की प्रस्तावना की। तो संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में संविधान को अपनाया था। ठीक है, तो इस दिन अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां जो है थी। ठीक है, तो प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया। संविधान लागू होने की बात करें तो नागरिकता, चुनाव, ठीक है, संसद, अस्थायी परिवर्तनशील नियम और कुछ अन्य प्रस्ताव, ठीक है, जो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये सभी नवंबर 1949 को इस हफ्ते लागू कर दिए थे। बाकी जो शेष रह गए थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू सभी हो गए थे। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 ये संविधान के लागू होने का दिन जो है माना जाता है और इसकी स्मृति के रूप में इसे प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व था। ऐतिहासिक महत्व क्या था? क्योंकि इसी दिन 1930 के अंदर 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, ठीक है, दिसंबर 1929 में पारित हुए इस प्रस्ताव के आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस और प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी 1930, ठीक है, ये मनाया गया। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य दिवस था। अब देखिए संविधान की शुरुआत के साथ ही संविधान सभा भारतीय गणराज्य की अंतरकालीन संसद के रूप में जो है परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, संविधान सभा किसमें परिवर्तित हो गई? अंतरकालीन संसद के रूप में संविधान की शुरुआत के साथ ही। तो संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ठीक है, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा हुई थी और इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में 64 लाख रुपए जो है खर्च हुए थे। ठीक है, अब है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा का पुनर्गठन। इसके द्वारा संविधान सभा जो है संप्रभु निकाय बन गई। स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत स्वतंत्र हो गया तथा संविधान सभा स्वतंत्र भारत की विधायिका बन गई। अर्थात संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 तक दो रूपों में कार्य किया। पहला है विधायिका के रूप में। संविधान सभा ने देश के लिए कानून निर्माण का भी कार्य किया। संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका के रूप में होती थी, तब इसकी अध्यक्षता जी.वी. मालवंकर जो है करते थे। अब है संविधान निर्माण का कार्य। ठीक है, संविधान सभा का गठन देश के संविधान के निर्माण के लिए हुआ था। अतः जब संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। ठीक है, तो इन दो रूपों में कार्य किया संविधान सभा ने, विधायिका के रूप में और संविधान निर्माण का कार्य। नेक्स्ट आपकी अंतरिम संसद। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में गठन हुआ जिसने 17 अप्रैल 1952 तक काम किया। अर्थात अंतरिम संसद का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 17 अप्रैल 1952 तक का था। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 को भारत की प्रथम निर्वाचित संसद का गठन हुआ। ठीक है, तो ये भी आपको डेट याद रखनी है। भारत की प्रथम निर्वाचित संसद का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को। अब है स्वतंत्रता के पश्चात अंतरिम मंत्रिमंडल। ठीक है, तो ये देखिए लॉर्ड माउंटबेटन को अध्यक्ष बनाया गया था। 15/8/1947 से 21/6/1948 तक अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक ये अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, कॉमनवेल्थ संबंध और वैज्ञानिक शोध। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री, सरदार बलदेव सिंह को शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खाद्य तथा कृषि मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन मंत्री, बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री, C.H. भाभा को वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री, R.K. सन्मुख चेट्टी को वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग तथा आपूर्ति विभाग और N.V. गाडविल को कार्य, खनन और ऊर्जा मंत्री। तो ये सभी जो है स्वतंत्रता के पश्चात अंतरिम मंत्रिमंडल जो है उसके अंदर शामिल थे और ये इनके पद यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन सिर्फ 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। इसके बाद कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष इसको बनाया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। ठीक है,
संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान सभा की प्रस्तावना के अंदर भी रखा गया। ठीक है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा यथा संशोधित इस उद्देशिका या प्रस्ताव में संविधान के ध्येय और उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन जो है किया गया है, और ये उद्देशिका आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 ईस्वी, ठीक है, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये क्या है? प्रीमेबल यानी उद्देशिका। ठीक है, इस उद्देशिका को 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसके अंदर समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या शब्द जोड़े गए? समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। उद्देशिका में केवल एक ही बार संशोधन हुआ था। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1976 के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।